हम 10th क्लास में केमिस्ट्री साइंस में केमिस्ट्री पार्ट जो है उसको पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें पहला लेसन ही है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास का ये पहला वीडियो है हमारा साइंस में, और हमने पहला ही लेसन लिया है केमिस्ट्री का। ठीक है भैया। तो पहले लेसन में पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु जो हैं आपस में संयोग करके कोई एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। हाँ तो भैया ये हमारा पहला टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं और हम आपको समझा भी देते हैं। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु रीअरेंजमेंट होकर, रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्व्यवस्थित। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है भैया, इस घटना को क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु रीअरेंजमेंट होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे हमने ले लिया एक कार्बन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नया पदार्थ क्या बनेगा? CO2। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है, यहाँ पर इसको लिख लेंगे, कार्बन है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। और ये क्या है? अब कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाया गया तो एक नया पदार्थ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखा जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे आपका टॉपिक आएगा रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिखा है, इसको पढ़ के आपको समझाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अभी हमने बताया कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो तत्व भाग लेते हैं उनको अगर समीकरण के रूप में लिख दिया जाए तो वही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है भैया, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या उसे क्या बोलते? यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करने की विधि को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कार्बन, हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन है और प्लस ऑक्सीजन है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अभी जब हमने इसको मिलाया था तो क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड बना था।
कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया है। अब इस डेफिनेशन को देखेंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले पदार्थों या यौगिकों को सूत्र या संकेतों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से तत्वों ने भाग लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दो तत्वों ने भाग लिया है और दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इनको सूत्र या संकेतों, तो कार्बन का संकेत क्या होता है, सी, संकेत यानी सिंबल। कार्बन का सिंबल क्या है, सी प्लस लगा देंगे। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो तत्व, दो परमाणु है, ठीक है, तो O2 हो गया और यहाँ पर कीप शॉर्ट। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये समझ में आया आपको। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतीक क्या है, HCl। इसके दो अणु लिए हैं यहाँ पर, तो 2HCl कीप शॉर्ट, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है यानी H2, ठीक। गैस निकल रही है इसलिए गैस निकलने का सिंबल जो है ऊपर की ओर एरो दिखाते हैं, ठीक है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर हमें अभिक्रिया में गैस निकलने की बात होती है तो इसके सिंबल को एरो से ऊपर को दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इनको सूत्र और संकेतों के द्वारा लिख दिया गया, यही क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है इसमें रासायनिक समीकरण में तत्वों की अवस्थाएं होती हैं। तो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं हम जानते हैं, ठोस होता है और द्रव होता है और गैस होता है। एक अवस्था और है भैया आपकी जलीय विलयन, एक अवस्था और होती है आपकी जलीय विलयन। ठोस को हम बोलते हैं सॉलिड, ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड। द्रव को क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, द्रव को क्या बोला जाता है, लिक्विड बोला जाता है। गैस को गैस ही कहते हैं और जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये चार अवस्थाएं होती हैं। तो रासायनिक, किसी भी रासायनिक समीकरण में उसको सही ढंग से लिखने के लिए उनकी अवस्थाओं को भी दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं सबकी अवस्था। Mg, मैग्नीशियम क्या है, सॉलिड अवस्था में है। मैग्नीशियम किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। तो Mg यहाँ पर सॉलिड यस लिख दिए, अवस्था में है सॉलिड के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका यहाँ पर द्रव अवस्था में है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर लिक्विड है तो इसके आगे यल लिख देंगे। और यहाँ पर MgCl2 ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है यानी ये ठोस अवस्था में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, S। और हाइड्रोजन क्या है, गैस अवस्था में है, तो इसको यहाँ पर इसकी अवस्था क्या लिखेंगे, गैस, गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो ये हो गई इसकी अवस्थाएं। अब जो है यहाँ पर इनके नाम भी नीचे लिख देते हैं, कौन कौन से तत्व हैं। ये क्या है, मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिख लेंगे, मैग्नीशियम। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया।
और ये क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है, यहाँ पर लिख लो मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये हो गई रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण को ऐसे लिखा जाता है, पहले तो जो तत्व रहेंगे उन तत्वों के सिंबल, प्रतीक, सूत्र, संकेत सब लिखेंगे। उसके बाद उनकी अवस्था को लिखेंगे। उसके बाद जो भी तत्व रहेंगे उनके नाम नीचे लिख देंगे। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एरो का निशान लगा है, तीर का जो निशान लगा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में एक रासायनिक समीकरण को लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, कीप शॉर्ट बोलते हैं। तो इसके बाईं ओर, कीप शॉर्ट के बाईं ओर के जो तत्व होते हैं, जो जो एक रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है भैया, अभिकारक बोला जाता है। अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। यानी कीप शॉर्ट के बाईं ओर जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और ये कीप शॉर्ट के दाईं ओर जो भी हमें पदार्थ या एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, या जिसे आप क्या बोलते हो, उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद, ये होता है। ठीक है भैया। यानी कीप शॉर्ट के बाईं ओर जो भी एलिमेंट्स या जो भी कंपाउंड्स या जो भी सब्सटेंस रहेंगे उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और इसके दाईं ओर जो भी हमें मिलेगा वो क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, समझ में आया भैया ये आपको। अब इसके बाद आता है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। अब जैसे यहाँ पर रासायनिक समीकरण एक लिया गया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद अभी डिटेल में बताएंगे। जैसे मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इधर रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण का है, संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों ओर हम देखेंगे कि जो भी तत्व हैं उनके तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर है या नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम कितना है, 1 है। इधर कितना है मैग्नीशियम, 1 है। यहाँ पर देखिए Cl यानी क्लोरीन कितना है, इसके आगे 2 लगा है यानी 2 परमाणु है क्लोरीन का, तो यहाँ पर भी क्या है, क्लोरीन के 2 परमाणु। हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है यानी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यानी दोनों ओर जब बैलेंस बराबर होता है, जो भी तत्व भाग लेते हैं उनके दोनों ओर जब बैलेंस बराबर होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगला टॉपिक ही है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए देखते हैं और उसको डिटेल में समझते हैं। अगला टॉपिक यही है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर, दोनों पक्ष, अब दोनों पक्ष को हम नाम जानते हैं कि इधर वाले पक्ष को, बाएं वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और दाएं वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में जितने भी तत्व हैं, जो भी तत्व हैं, उनके परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिंक प्लस H2SO4, जिंक ले लेते हैं और H2SO4 की शॉर्ट, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ZnSO4 बनाएंगे, यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल को समझते हैं दोनों। यहाँ पर जिंक की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर जिंक की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर SO4 S सल्फर है, S क्या है, सल्फर है, कितना है, 1 है। इधर भी सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 4 है। इधर ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। ये पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है,
रिएक्टेंट्स कहलाता है, यानी अवकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकारक, रिएक्टेंट्स। और ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? उत्पाद, जिसे आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर रहे, वही क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं वह अपक्रिया, वह समीकरण जिसमें वह समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसी को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें? अगर कोई समीकरण है, तो कोई भी रासायनिक समीकरण है, मान लीजिए वो संतुलित नहीं है, तो उसको संतुलित कैसे करेंगे? तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो भैया देखिए, अगला हमारा टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? तो एक दो एग्जाम्पल लेके आपको हम समझाते हैं कि कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन होगा तो उसको संतुलित कैसे करेंगे, उसको सही ढंग से कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताते हैं। या देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हमारा टॉपिक है। कैसे एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल ये है कि तांबे पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, जब तांबा जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, तो इसको अब ये क्या है? समीकरण देखते हैं, संतुलित है या असंतुलित है। तो यहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर कॉपर की संख्या कितनी है? 1 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 है। इधर कितनी है? 2 है। सल्फर की संख्या इधर कितनी है? 1 है। इधर कितनी है? 1, 2। सल्फर की संख्या यहाँ पर 2 है, इधर कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 4 है। इधर कितना है? 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसी को क्या बोलते हैं? असंतुलित। अभी अगर जैसे कहा जाए कि ये समीकरण है तो इसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसी को क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण, या इसी को क्या कहा जाता है? कंकाली समीकरण। जब तक कोई भी समीकरण संतुलित नहीं रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण बोलते हैं या असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन जब इसी को हम संतुलित कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी संतुलित करने का मतलब दोनों ओर हम तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसको बराबर करते हैं। बराबर कैसे किया जाएगा दोनों ओर? सबसे पहले तो हम इनमें जो तत्व है, जो जितने भी तत्व भाग लिए हैं, दोनों ओर उनको लिख लेंगे हम क्रमशः। जैसे इधर कॉपर है, और क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? सल्फर है, और क्या है? ऑक्सीजन। 4 तत्व हैं। तो इधर भी 4 ही तत्व होंगे, कोई नया तत्व आएगा नहीं। तो कॉपर और हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ओर हम लिख लेंगे। अब इधर बाईं ओर जिसकी जितनी संख्या है, कॉपर की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। सल्फर की संख्या कितनी है? 1। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। सबकी संख्या हमने लिख लिया। इधर भी लिख लेंगे। कॉपर की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और सल्फर की संख्या कितनी है? 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4, 2, 6, 7। ठीक है, सबकी संख्या को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद अब हम बराबर कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे कम वाला परमाणु उठाएंगे। सबसे कम किसमें? पहले देख रहे हैं हम यहाँ कॉपर इधर कितना है? 1 है। इधर कितना है? 1 है। दोनों बराबर हैं।
हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है 2 है, बराबर है। सल्फर इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है और इधर कितना है 7 है। तो हमेशा सबसे कम वाले को उठाएंगे। सबसे कम क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सल्फर इधर 1 है और इधर सल्फर कितना है 2 है, ठीक है, यानी कम में यही है। तो कम किधर है, इस साइड यानी रिएक्टेंट्स की तरफ। ये क्या है रिएक्टेंट्स है यानी अभिकारक है, और ये क्या है प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो अभिकारक की तरफ क्या है सल्फर की संख्या 1 कम है, इधर क्या है 2 है, इधर क्या है 1 कम है। तो 2 लगाएं, इधर 2 करना है तो हम क्या करें इसी में 2 से गुणा कर दें। अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो इधर दोनों ओर क्या हो जाएगा सल्फर की संख्या बराबर हो जाएगी। लेकिन अब उसको रिएक्शन जो हमारा समीकरण जो है वहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम यहीं पर यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो कभी भी कोई भी तत्व होगा उसके नीचे साइड में नहीं लिखा जाएगा। जो भी तत्व के परमाणुओं की संख्या को हम बढ़ाएंगे उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, आगे लिखेंगे, हमेशा आगे लिखा जाएगा। कहीं भी किसी भी रासायनिक समीकरण में आप देखोगे तो हमेशा आगे ही लिखा रहेगा, या संकलित करते समय उनको जो जितने भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम बढ़ाते हैं तो उसको हमेशा कहाँ लिखा जाता है, आगे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सल्फर की संख्या यहाँ पर 1 है और उधर कितना है 2 है। तो 2 से हमने इधर गुणा कर दिया और इसके आगे 2 हमने लिख दिया। यहाँ पर इसको हम ये 2 हमने लिख दिया। लेकिन अब ये 2, अब यहाँ पर देखिए सल्फर की संख्या 2 हो गई इसकी वजह से, लेकिन 2 होने से अब देखिए और भी तत्व आपकी क्या हो गए, उनकी संख्या क्या हो गई, ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। अब फिर से इनको लिखना पड़ेगा। सबसे कम वाले को पकड़ेंगे, उनको बराबर करके उसके बाद फिर से लिखेंगे। अब कॉपर की संख्या कितनी है 1 है। हाइड्रोजन की संख्या आप देखिए यहाँ पर कितनी हो गई 4 हो गई। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 हो गई, इसको लिख लेंगे। और ऑक्सीजन की संख्या आप कितनी हो गई 4 और 2 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई 8 हो गई। और सल्फर की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। अब फिर से इधर देख लेते हैं। अब इधर देखते हैं क्या है, कॉपर की संख्या कितनी है 1 है, सल्फर की संख्या कितनी है 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 7 है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम कौन है, जो सबसे कम होगा उसी को पकड़ेंगे, फिर संतुलित करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉपर 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, सल्फर इधर कितना है 2 है, सल्फर इधर कितना है 2 है, ऑक्सीजन इधर 8 है, ऑक्सीजन इधर 7 है। तो 7 और 8 संख्या बड़ी है, इसलिए इसको नहीं, पहले हाइड्रोजन को बराबर करेंगे। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है। कम किधर है, इस साइड प्रोडक्ट्स की ओर। तो प्रोडक्ट्स की ओर अगर हाइड्रोजन कम है तो कितना कम है 2 कम है, तो 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसमें। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब 2 से जो हाइड्रोजन के पास हमने गुणा किया तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ है, 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा नहीं करेंगे, कभी भी नीचे नहीं लगाएंगे, उसके आगे के परमाणुओं की संख्या जो बढ़ाते हैं उसके आगे लिखा जाता है। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब जो है इतना करने के बाद फिर से काउंट करते हैं, फिर से सबकी संख्या को काउंट करके लिखेंगे। कॉपर कितना है 1 है, सल्फर कितना है 1 2, सल्फर 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, और अब 2 यहाँ पर है, 4 2 6 2 8। अब दोनों को फिर से मिला लेते हैं। कॉपर कितना है 1, इधर भी है इधर भी 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है 4, हाइड्रोजन इधर कितना है 4, सल्फर इधर कितना है 2, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 8 और इधर कितना है ऑक्सीजन 8। तो हमेशा जब आप छोटे परमाणु को लेंगे तो हाँ, तो भैया ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। आइए इसको देखते हैं कि इसमें कैसे बराबर करेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी तत्व इसमें है सबकी संख्या दोनों ओर लिख लेंगे। हम जानते हैं क्या है अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है, यानी ये रिएक्टेंट्स है और ये क्या है प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहले इनकी संख्या लिख लेंगे, क्या कौन कौन से हैं। इसमें तत्व है Ba बेरियम है, और क्लोराइड है Cl है, और
Al एल्यूमिनियम है और सल्फर है और क्या है ऑक्सीजन है। ठीक है, सबकी संख्या लिख लें। इधर भी वही तत्व है, बेरियम है और क्लोरीन है और क्या है एल्यूमिनियम है और सल्फर है और क्या है ऑक्सीजन। अब दोनों संख्या लिख लेंगे, किसकी कितनी है। बेरियम इधर कितना है 1 है, क्लोरीन इधर कितना है 2 है, हाँ 2 है, एल्यूमिनियम इधर कितना है 2 है, इधर सल्फर कितना है, यहाँ देखिए SO4 का होल थ्राइस है, तो यहाँ पर सल्फर की संख्या को कितना माना जाएगा 3। ऑक्सीजन की संख्या इधर देखिए यहाँ 4 है, उसका होल थ्राइस है, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक, इसकी संख्या लिखते इधर भी बेरियम कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 3 है, एल्यूमिनियम कितना है 1 है और सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है। ठीक है, अब सबकी संख्या को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब जो है भैया सबसे पहले हम सबसे छोटे वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम इधर कितना है 1 है, इधर भी कितना है 1 है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, इधर भी क्लोरीन कितना है 3 है, इधर 2 है, इधर क्या है 3 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, इधर सल्फर 3 है, इधर सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 12 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सल्फर की संख्या जो है सबसे, सल्फर की संख्या 3 है, इधर 1 है। एल्यूमिनियम की संख्या देखिए, एल्यूमिनियम की संख्या यहाँ कितनी है 2 है और इधर कितना है 1 है। ठीक है, सबसे कम यही है, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को पकड़ेंगे। एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर कितना है 1 है, यानी इधर अगर 2 से गुणा कर दें एल्यूमिनियम के पास तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों और एल्यूमिनियम बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम वाले को पकड़ेंगे भैया, उसके बाद अपने आप सही होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, किस ओर, प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट जिस ओर कमी रहेगी उसी ओर बढ़ाते हैं, तो कमी किधर है, प्रोडक्ट्स की ओर कम है, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर अब एल्यूमिनियम क्या, इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। अब यहाँ रिएक्शन में क्या करेंगे, 2 इसके आगे लिख देंगे, क्योंकि हमने एल्यूमिनियम को बढ़ाया, एल्यूमिनियम यहाँ पर है, तो इसके आगे 2 हमने यहाँ पर कर दिया। अब एल्यूमिनियम की संख्या तो 2 हो गई यहाँ पर, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ और भी क्या लगा है, क्लोरीन लगा है। अब क्लोरीन यहाँ पहले 3 था, अब 2 से और गुणा हो गया, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए, अब फिर से काउंट करेंगे, इधर बेरियम कितना है 1 है, इधर कितना है 1 है, बराबर है। क्लोरीन इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 6 है। अब ये इधर एल्यूमिनियम कितना है 2 है, इधर कितना है 2 है, सल्फर कितना है 3 है, इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन 12 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4। अब देखिए सबसे कम में देखा जाए तो सबसे कम में क्या आता है, सल्फर आता है। ठीक है, सबसे कम में क्या आता है, सल्फर। इधर देखिए सल्फर की संख्या कितनी है 3 है और इधर कितनी है 1 है, कम किधर है, इस साइड कम है। तो कितना कम है, इधर 3 है, इधर कितना है 1 है, यानी 3 कम है, तो 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इधर 2, इधर भी संख्या 3 हो जाएगी, इधर भी संख्या 3 हो जाएगी। तो 3 से गुणा जो कर रहे हैं, सल्फर कहाँ है, यहाँ पर है, तो 3 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, अब 3 यहाँ पर लगा देने से बेरियम मतलब जो है सल्फर तो 3 हो गया, लेकिन और जो इसके साथ तत्व लगे हैं यानी बेरियम और ऑक्सीजन, उनकी भी संख्या में परिवर्तन हो गया है। तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन हुआ है, पहले उनको लिख लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं भैया, बेरियम कितना है, अब यहाँ पर बेरियम की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। क्लोरीन की संख्या कितनी है 6 है, ये सही है। और उसके बाद एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2 है, ये भी सही है। सल्फर की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 4 पहले से था, 3 से और गुणा हो गया, तो 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। अब देखते हैं दोनों, देखिए बेरियम की संख्या यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितनी है 6 है। यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की संख्या कितनी है 2 है। यहाँ पर सल्फर की संख्या कितनी है 3 है, यहाँ पर कितना है 3 है। ऑक्सीजन भी 12 है, यानी आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया और सल्फर बराबर हो गया और एल्यूमिनियम बराबर हो गया। अब यहाँ पर 2 तत्व बच रहे हैं, ये दोनों नहीं बराबर है।
अब सबसे पहले कम को देखेंगे। कम कौन सा है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, 6 है, संख्या बड़ी है, इसको जाने दो। बेरियम देखिए, बेरियम कितना है, 1 है, इधर कितना है, 3 है, यानी रिएक्टेंट्स की तरफ क्या है, बेरियम कम है। इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसमें अगर 3 से गुणा कर दें तो हमारा बेरियम इधर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 3 से हम यहाँ गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 3 से गुणा किया और हमने आगे 3 लिख दिया। अब 3 आगे जब हमने लिख दिया तो फिर से काउंट करके लिखेंगे इतनी संख्या को। तो बेरियम इधर कितना हो गया, 3 हो गया, और क्लोरीन इसके साथ लगाया तो यहाँ पर 2 है, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया भैया, ठीक है। ये देखिए 6 हो गया, और आपका एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 12 है। अब सबकी संख्या को फिर से बराबर देख लेते हैं। बेरियम इधर कितना है, 3 है, इधर भी कितना है, 3, बराबर हो गया। क्लोरीन इधर कितना है, 6 है, इधर भी क्लोरीन कितना है, 6 है, ये भी बराबर हो गया। एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, बराबर है। सल्फर भी इधर 3 है, इधर भी सल्फर 3 है, बराबर है। और ऑक्सीजन 12 है, इधर भी ऑक्सीजन 12 है। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। हम यही आशा करते हैं भैया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। हम कल एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको और एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और एग्जाम्पल जब तक आप करेंगे नहीं घर पर तब तक आपको समझ में नहीं आता है। मैं तो एक जरिया हूँ भैया आपको समझाने का। आप जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि सर हमें अभी रासायनिक समीकरण संतुलित करना नहीं आया है, तो हम अभी 2-4 एग्जाम्पल लेके और आपको समझाएंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही। आगे जो हमारा टॉपिक होगा अब आगे स्टार्ट करेंगे।